जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये पिछले साल यानी 2020 का समझ लो, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुए नहीं थे। तो आपको इसे सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 825 NOI जो कोड का पेपर है, तो इसे आप लोगों को सॉल्व जरूर करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा दिशा निर्देश पढ़ सकते हो, दिए जाते हैं जो, ठीक है। 70 का पूर्णांक रहता है, 15 मिनट इसे पढ़ने के लिए मिलते हैं, और ये खंड का और ये खा में विभाजित रहता है। सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। चलो हम सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, खंड का में देख सकते हो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके। 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। तो क्या कहता है यहाँ पर, दिशा निर्देश है कि भाई निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है। जैसे कि पहला यहाँ पर है कि भाई फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, तो आ है 1815 ईस्वी। दूसरा विकल्प है 1830 ईस्वी, तीसरा 1848 और चौथा 1871। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी भाई साहब, तो वो हुई थी 1848 ईस्वी। तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, या ज्योतिबा फुले, या कैलाश वासिनी देवी, या रामा स्वामी नायकर। तो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं ब विकल्प जो आपका सही है, यानी ज्योतिबा फुले। याद रखना, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका तीसरा विकल्प आता है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो भारत वापस जब आए थे महात्मा गांधी अफ्रीका से। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा गांधी भारत आने से पहले कहाँ पर थे, तो वो थे अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए तो पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने कहाँ किया, क्योंकि अफ्रीका में तो किया ही करते थे। तो पहला विकल्प है चंपारण, दूसरा है बारडोली, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है खेड़ा। तो कहाँ पर किए, तो वो है चंपारण में भाई साहब। ठीक है, चंपारण में महात्मा गांधी। आपने राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक तो अगर नाम सुना होगा की रचना। ठीक है, उसके बाद चौथा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है भाई साहब, 20, 21, 22 या 23, कितनी दी गई है। तो यहाँ पर सा विकल्प है आपका 22, ये वाला सही है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में। तीनों में नहीं है। ठीक है, आप लोग देखते हो भाई साहब, चाहे जो भी जिसके सामने लड़ जाता है। लेकिन पंचायती राज में आप देखोगे, जब आपके प्रधानी गांव का चुनाव होता है, वहाँ पर कभी कभी महिला सीट आती है। महिला सीट का मतलब क्या है कि महिलाएं ही केवल चुनाव लड़ सकती हैं, मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, सिंपल। छठवां क्वेश्चन क्या आता है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आ है शिक्षा, पुलिस, कृषि, रक्षा। तो कौन शामिल है, तो यहाँ पर शिक्षा। ठीक है, हाँ ये आपका शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई साहब ये, ठीक है, ये है कि अब एक बात मुझे बताना, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। आप लोग कमेंट करो एक क्वेश्चन। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ठीक है, तो मैं अब नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का। और 9वां, यदि सत्तारूढ़ी दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी। 2 तर्क दीजिए, मैंने इसके बारे में बताया था, तो ये 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद अगला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो 6 नंबर की, ये भी पूरे आएंगे, है ना। अब उसके बाद 2 2 4 2 6। अब उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10वें से स्टार्ट होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, बस क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा बहुत होंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर के आएंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अथवा में रहता है, सबसे बड़ी बात यही है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। अथवा में भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं आ रहा है तो लिख सकते हो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है, कोई भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे 11वां, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। जाति पर हानियां क्या होगा भाई, विकास नहीं होगा। और आगे आप लोग जानते ही इतना कि जाति पर चुनाव होगा तो क्या होगा, कमेंट करो मुझे थोड़ा सा। ठीक है, मुझे भी आइडिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी दिया गया है, देख सकते हो। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो कि भाई दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए, तो क्या अंतर है आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई साहब की 12वां क्वेश्चन, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में दिया गया है, अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया।
उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं दो पर प्रकाश डालिए। इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ये आपका 6 नंबर का रहेगा। ये है क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपसे 2 पूछेगा, यानी 6 नंबर के, यानी टोटल 12 नंबर के, ध्यान देना, ठीक है। ये है आपका। आगे देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है। लोकतंत्र का मतलब होता है हर एक को स्वतंत्रता होती है, किसी को भी मत दे और उसमें से कोई भी शासक चुना जाएगा, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी चुने गए या आपके सीएम चुने जाते हैं, ये ठीक है। तो ये है अथवा में क्या है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य क्या क्या हैं ये आपको बताना है। तो दोनों में से कोई एक विकल्प यहाँ पर एक को करना होगा, तो कोई भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका 5 नंबर का मानचित्रकार आएगा भाई साहब। तो 5 नंबर का मानचित्रकार आपका रहेगा, तो देख सकते हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर स्थान पूछेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने बताया था पिछली वीडियो में वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है कि आधा नंबर आप जब उत्तर पुस्तिका में आप अपने लिखोगे तो वो मिल जाएगा। जैसे वह स्थान पूछा गया है तो पहला डालकर आप जो भी स्थान लिख दोगे अपने कॉपी में, ठीक है। लेकिन जब आप मानचित्र में भरोगे तो उसमें आधा नंबर मिलेगा। तो ध्यान देना, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, तो मुझे कमेंट करो। आ से नाम आता है, मैं अब नहीं बताऊंगा, आ से आता है, मुझे कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। आगे, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहां पर हुआ था, इसका भी कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, 1929 ईस्वी में, ये बताना है, तो कमेंट कर देना इसको भी। तो ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल वही सेम रहेगा, बस आपके मानचित्र में नहीं भरना पड़ेगा ये वाला, बस, ठीक है। खंड खा आपका आता है। खंड खा में क्या कहता है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। इसमें भी वही निर्देश है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, क्योंकि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, यही तो पूछा गया है। तो पवन ऊर्जा ये तो है, जल ये भी है, वन ये भी है भाई, जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो कौन सी है भाई, आ विकल्प है, गन्ना, चाय, रबर, जूट। तो गन्ना तो होगा नहीं, आप जानते हो। चाय होगा नहीं, रबर चाय की पत्ती जो बनती है वही चाय, ठीक है। रबर भी नहीं है। जूट आपका, जूट भाई साहब यानी जूट, ठीक है। कपास भी दे तो सही है, रेशेदार फसल है। आगे 17वां, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक हमारे देश में जो विभाजित किए गए आप जानते हो, वो किस पे आधार पर विभाजित किए गए। देखो यहाँ पर अविकल्प है, रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। नहीं, हमारे यहाँ चाहे श्रमिक हो चाहे ना हो, हमें क्या संपत्ति मिली हुई है, हर एक को मिलती जाती है, ठीक है। परिवार के द्वारा, मतलब जिस परिवार का मतलब हो तो जानते ही हो, तो आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व पर, क्योंकि हम उसके स्वामी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना पड़ेगा भाई साहब। तो झरिया जो प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो आपका कोयला के लिए सही विकल्प है, कोयला, ठीक है। आगे 19वां, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना पड़ेगा। तो आ विकल्प है, दक्कन के पठार में, बा मालवा प्रदेश में, सा ब्रह्मपुत्र घाटी में, द थार के रेगिस्तान में। तो कहाँ पर पाई जाती है, इसको आप मुझे कमेंट कर देना। क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो कमेंट करो जल्दी जल्दी, मैं पढ़ लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग सही दे रहे हो कि नहीं क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20वां, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत से सबसे अधिक ऊंचा स्थान है। भारत से ऊंचा स्थान तो इसका तो ससुर का हो नहीं सकता है, तो इसको काट ही दो, ये मतलब बकलोल है, ठीक है। उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका किसका है, तो श्रीलंका का, ठीक है। ध्यान देना, श्रीलंका का। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, ये भी नहीं हो सकता ससुरा, ठीक है, हमारे देश से ही अलग हुआ है, तो कहाँ से होगा भाई, बाप रहेगा ना। आगे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, देखो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। यानी छिपी हुई बेरोजगारी, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आंसर दिया था। देखो आपका ये वाला जो मॉडल पेपर, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ, कहीं पर था, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको इसे बताना पड़ेगा, इसमें पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बार बार वही क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, कहीं पर था, मैं इसका आंसर दिया भी था, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा,
ये देखो, ये बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है और इसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है, इसमें आंसर है छिपी हुई बेरोजगारी, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। आगे 22वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी 2 नंबर का रहेगा। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है भाई साहब, आप लोग मुझे कमेंट कर देना। एक तो उत्तर प्रदेश आप लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है कई स्थानों पर, ठीक है। उसके बाद एक का मुझे आप लोग कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है भाई साहब 23वां क्वेश्चन, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में 2 अंतर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बता देना नीचे कमेंट में। और क्या, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे। देखो ये आपके कितने 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर के टोटल, 6 नंबर के बहुविकल्प, यानी टोटल कितने हुए 12 नंबर। यानी खंड का जो रहेगा वो भी 35 नंबर का रहेगा और खंड खा जो रहेगा वो भी 35 नंबर का रहेगा, ध्यान देना। तो ये 35 नंबर की ये भी पूरा रहेगा। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिर पूछे जाएंगे। तो क्या धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जो हमें धातुओं से मिलेंगे, है ना, तो वही धात्विक खनिज होंगे जिनको हम अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं। बाकी मैं अब आंसर तो बताने आया नहीं हूँ, आप लोग इसे तैयार कर लेना एक बार अपने क्वेश्चन बैंक या गूगल में सर्च कर लेना, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो अथवा में दिया गया है, देखो दोनों में से कोई एक करना है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, ये भी अथवा में 2 रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। श्रमिकों की अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र में जो है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने मनरेगा के उद्देश्य लिखे। मनरेगा क्या उद्देश्य है भाई साहब, कि जो आपके मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र के, उनको रोजगार देना। अब आगे आप लोग और पढ़ लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है, ये आपका रहेगा टोटल 6 नंबर का, 2 पूछे जाएंगे, यानी 12 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 1 पेज में कम से कम लिखना पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। देखो सिंपल है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको पहले लिखना पड़ेगा, हम क्या समझते हैं, उद्योग जो हैं हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो दोनों को मिलाकर 6 नंबर मिलेगा, यानी 3 + 3। जब इतना आंसर दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा और इतना भी दे दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। अथवा में है कि निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन लगभग 40 शब्दों में आपको करना पड़ेगा। पहला, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ठीक है। तो आपको देना है, तो 2-2 नंबर के रहेंगे। आगे 27वां, मुझे तो लगता है यही सरल था, ठीक है। 27वां, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। अथवा में है उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाली। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा पढ़े हो तो आंसर दे दोगे। जैसे ये वाला देखो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ये वाला भी है, देखो। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब है हमारे समाज का विज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास वही आ जाता है भाई कि देखो ये आपका मानचित्रकार, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। जो चिन्ह दिया वैसे ही दर्शाना है। आपके मानचित्र 2 मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला है राणा प्रताप सागर बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, ये चिन्ह द्वारा, ठीक है, नाम सहित। लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित। रांची नगर, ये वाले चिन्ह द्वारा नाम सहित। और नर्मदा नदी, ऐसे वाले चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस तरीके से दर्शाना है, और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने 60 में ये क्वेश्चन पेपर देने की कोशिश की है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और आई होप वीडियो तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ भाई साहब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओ भाई अभी काट ना ले, नहीं तो मैं मोटा जाऊँ यार। परेशान कर रही भाई, भगाओ इसको, भाग। अब और परेशान करेगी यार।